नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं का हाल है में हम दिखा रहे हैं बजट स्पेशल, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करने जा रहे हैं। 6 मार्च को जो है ये बजट पेश होगा और बजट के साथ जो है उम्मीदें जो है लोगों की वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो आज मैं हूँ कर्मचारियों के बीच में, नियमित कर्मचारी भी हैं और अनियमित कर्मचारी भी हैं। इनके बीच से मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि छत्तीसगढ़ सरकार जो अपना बजट पेश करने जा रही है, जिसे चुनावी बजट भी कहा जा रहा है, चूँकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने कार्यकाल का ये अंतिम बजट पेश करेंगे, तो इसलिए उम्मीद और ज़्यादा बढ़ गई है कि जो अब तक मांगे पूरी नहीं हुई है, शायद इस बजट में वो मांगे पूरी हो जाए। तो मेरे साथ तमाम जो कर्मचारी साथी है वो मौजूद हैं और इनसे एक एक करके इनके विभागों के बारे में, इनकी मांगों के बारे में जो है चर्चा करूँगा। और सबसे पहले बातचीत की शुरुआत कर रहा हूँ मैं चंद्रशेखर तिवारी जी से। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के नेता हैं, प्रमुख हैं और उन्हीं के इस हॉल में मौजूद हैं बजट पर चर्चा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जो उम्मीदें आपकी रही है कर्मचारियों की, 4 बजट उनका अब तक हो चुका है पेश, ये 5वां रहेगा, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार? देखिए वैभव भाई, जैसा कि आप अभी इस बात को लेके बजट के संबंध में चर्चा हो रही है, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और जहां तक बात कर्मचारियों के संबंध में लेकर इस राज्य सरकार की जो अपनी नीतियां हैं, मैं ये कह सकता हूं कि आज से जो बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है, कर्मचारी जगत की काफ़ी उस पर नज़र है। और पिछले दिनों हमारे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की अभी जो बैठक संपन्न हुई, कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर उस बैठक में सरकार के पास अपनी बात को पहुंचाने के लिए हमने एक कह सकते हैं कि आंदोलन का भी एक रूपरेखा हमने तय किया हुआ है, क्योंकि सरकार के पास में हमारी कुछ मांगे जो लंबित है और ऐसी अपेक्षा है कि इस बजट सत्र में उसका प्रावधान सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। इस बात को लेके 3 मार्च को अभी पूरे हमारे प्रदेश के तमाम ब्लॉक तहसील और जिला मुख्यालयों में एक दिन का प्रदर्शन होना है और सरकार को एक अल्टीमेटम भी दिया जाएगा कि हमारी इन मांगों को पूरा करें। इसके बाद भी सरकार अगर नहीं मानती तो इसी बजट सत्र के बीच में 18 मार्च को पुनः प्रदेश स्तरीय हमारे राजधानी रायपुर में आंदोलन की रूपरेखा हमने तय की है। तो क्या प्रमुख मांगे जो आप लोगों की रही है जिसे सरकार पूरा नहीं कर पाई? आप इस बात से अवगत हैं कि हमारे प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले जो आंदोलन जो किया गया था, जिसको सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय रविंद्र चौबे जी के मध्यस्थता में और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के अपील के आधार पर हमने उस आंदोलन को जो स्थगित किया था, अनिश्चितकालीन हड़ताल को, उसमें हमारे महंगाई भत्ते की मांग को सरकार ने जरूर माना है। बावजूद उसके आज भी हम केंद्र सरकार से 5% हम पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो और एक प्रमुख मांग थी कि केंद्र के समान जो 2016 से जो लंबित है, HRA की जो बात है वो भी लंबित है। इस बात को लेकर 2 प्रमुख एजेंडा हमने उसको रखा है। और साथ में इसी हमारे कर्मचारी भवन में माननीय TS सिंहदेव जी जो घोषणा पत्र समिति कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान देने की जो बात कही थी, उस बात को भी लेकर फेडरेशन के हमारे उस बैनर तले इस मांग को हमने अभी सरकार के पास में पहुंचाने की हमने बात को रखी है। इसका अल्टीमेटम मुख्य सचिव के सचिवालय को और चीफ सेक्रेटरी को दे भी दिया गया है। बजट सत्र में क्या प्रावधान इसके किए जाते हैं, ये हमारी निगरानी है और अगर नहीं होता है तो एक मजबूत आंदोलन के लिए फेडरेशन फिर से तैयार होगा। तो 2 प्रमुख रूप से मांगे हैं, एक DA को लेकर के है और दूसरा HRA के लेकर है। जो पिंगुआ कमेटी की जो रिपोर्ट सरकार के पास में जो हमारी 14 सूत्री जो मांग थी, 12 सूत्री मांगों को जो वेतन विसंगति संबंधित है, चाहे हमारे अलग अलग केडर के जो लोग हैं, चाहे लिपिक साथी है, हमारे स्वास्थ्य केडर के लोग हैं, शिक्षक संवर्ग के साथियों की विभिन्न संवर्गों की जो मांगे हैं, उनको भी पिंगुआ समिति के हवाले कर दिया गया था। उसकी हमारे साथ में 2-3 बैठकें भी हो चुकी है, बावजूद उन्होंने रिपोर्ट सरकार को भी दिया नहीं है। तो हमारी मांगे तत्काल सरकार को रिपोर्ट सौंपे और उस पर कर्मचारी संगठनों को भी बुलाया जाता है क्या बजट को लेकर के? जब कोई जो है चर्चा होती है, विभागीय तौर पर समीक्षा होती है, तो अधिकारियों के साथ या मंत्रियों के साथ भी कोई संवाद होता है, आप लोगों से कोई सुझाव लिया जाता है? बिल्कुल, आप एक अच्छा आपने प्रस्ताव रखा। मैं समझता हूं सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और आपके इस बात पर मुख्य सचिव को हम पत्र लिखेंगे कि जिस प्रकार से बजट पर अगर चर्चा होती है तो उसमें कर्मचारी संघों को भी उनमें शामिल किया जाना चाहिए। वर्तमान में ये व्यवस्था सरकार के द्वारा लागू नहीं है। चलिए, अनियमित कर्मचारी संघ के जो है नेता सत्यम जी हैं, उनसे बातचीत करता हूँ। सत्यम जी, अभी क्या स्थिति है जो कर्मचारी संगठनों की? देखिए, आप लोग तो काफ़ी लंबे समय से आंदोलनरत हैं। अब ये सरकार का जो चुनावी बजट है, इसमें उम्मीद कर रहे हैं कि जो आप लोगों की मांगे हैं वो बजट में ये प्रावधान किया गया है, आप लोगों को भी कहीं से कुछ पता चला हो?
भूपेश है तो भरोसा है, ये बहुत सारे जो घोषणा टैग लाइन है ये वो उसी को जोड़ के भूपेश है तो भरोसा है, ये जो टैगलाइन है, ये वो जो घोषणा पत्र के बहुत सारे बिंदु जिनकी मांग पूरी हुई है उनके लिए तो कायम है। अब हम अनियमित कर्मचारी, अनियमित यानी कि केवल अनियमित नहीं होते, अनियमित के अंतर्गत आते हैं हमारी आंगनबाड़ी वाली बहनें, रसोईया, सफाई कर्मी, मितानिन, श्रमिक दर के श्रमिक, कलेक्टर दर के श्रमिक, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका के कर्मचारी। हम सबको सरकार के इस अंतिम वर्तमान सरकार के इस कार्यकाल के अंतिम बजट में बहुत उम्मीद है, अपेक्षा है, क्योंकि सबकी मांग हुई है, छोटी से छोटी मांगें पूरी की गई हैं और केवल हम कर्मचारियों की 4 साल से कुछ भी मांग पूरी नहीं हुई है, जो इसमें होने की पूरी संभावना हमको दिखती है। और हम सरकार को आपके माध्यम से ये सुझाव देना चाहेंगे कि बार बार हम लोगों के लिए 4 चीजें की समस्या बताई जाती है। पहला बजट, दूसरा संख्या बल 5,46,000, तीसरा संवैधानिक बाधा शिक्षित बेरोजगारों का, और तीसरा कानूनी बाधा उमा देवी प्रकरण का। हमने सरकार को हर बार हर मीडिया चैनल के माध्यम से, लिखित में भी, ज्ञापन के माध्यम से, मुख्यमंत्री टी एस बाबा, सीदेव बाबा, मुख्य सचिव महोदय, सबको ही बार बार सुझाव दिया है, जिसमें हमारी, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा आपके इस सम्मानित चैनल से, संविदा वालों के लिए राजस्थान और उड़ीसा की तर्ज पर, श्रमिक दर के श्रमिक, कलेक्टर दर के श्रमिक के लिए मध्य प्रदेश 2016 की तर्ज पर, आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका वालों के लिए दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब की तर्ज पर लोगों को विभाग में मर्ज किया जा सकता है। और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका वालों से आपका कमिटमेंट है कि इनको विभाग से सीधे वेतन दिया जाएगा, तो इसमें जो बिचौलिए होते हैं, जो कंपनी और ठेकेदार होते हैं, 40% की राशि जो हजारों करोड़ होती है उसकी बचत होगी, तो इन्हें विभाग से सीधा वेतन दिया जाए। श्रमिक दर और कलेक्टर दर के श्रमिकों की न्यूनतम मांग है स्थायी कर्मी की, क्योंकि उनको पता है उमा देवी प्रकरण के बाद नियमितीकरण देश के कहीं भी नहीं हुआ है, तो हम लोग भी समझदार हैं, हमको मांगना है करके कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। और स्थायी कर्मी में भी हमको पता है वो सारी सुविधाएं जो शासकीय नियमित कर्मचारियों को मिलती है, स्थायी कर्मी बनने के बाद हमें मिलेगी, तो हम अपने लिए यही मांग रखते हैं। उसी प्रकार से जो आंगनबाड़ी की बहनें हैं, मितानिन, रसोईया, इनकी जो संख्या है 91,000 आंगनबाड़ी वाले, इनकी मांग केवल यह है कि न्यूनतम वेतनमान इन्हें श्रमिक दर या कलेक्टर दर का मिले। रसोईया 87,000 है, इनका मांग है न्यूनतम वेतनमान इन्हें मिले। सफाई कर्मी 43,500 है, इनका मांग है न्यूनतम वेतनमान मिले। तो मितानिन है, इनका मांग है न्यूनतम वेतनमान मिले, इनकी संख्या 71,000 है। लगभग आपको मैं बता रहा हूँ 3 से 4 लाख लोग जो हैं वो नियमितीकरण मांग ही नहीं रहे। आउटसोर्सिंग के 1,60,000 को जोड़ेंगे तो वो भी नियमितीकरण में नहीं आते, तो केवल बचते हैं संविदा। दैनिक वेतनभोगी, अभी सुप्रीम कोर्ट का पिछले हफ्ते एक निर्णय आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दैनिक वेतनभोगी वही व्यक्ति माने जाएंगे 96 के बाद जिनके पास कागज है, नियुक्ति पत्र है। तो वैसे दैनिक वेतनभोगियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं जिनके पास नियुक्ति पत्र है। नहीं, लेकिन जो लोग नौकरी से निकाल दिए जा रहे हैं कभी भी किसी भी वक्त में जो है, उनके लिए क्या, उनको उनकी वापसी कैसे होगी? और बहुत सारे लोग तो इसी 4 साल में भूपेश सरकार के कार्यकाल में बहुत सारे लोग निकाले भी गए हैं। बस ये थोड़ा सा समय और दीजिएगा, मैं वो सारे विषय को ले रहा हूँ। तो मैं जहाँ पर रुका था कि जिस प्रकार से इन लोगों के लिए सबकी अपनी अपनी मांगे हैं, तो हम लोगों की सबकी न्यूनतम मांगे, तो श्रमिक दर और दैनिक वेतनभोगी की बात करता, तो जो लोग दैनिक वेतनभोगी ऐसे हैं जो नियुक्ति पत्र नहीं मिला है और वो 96 से 8 तक तो दैनिक वेतनभोगी समझते हैं अपने आप को, पर 2008 से 9 आज 15 साल से वो श्रमिक दर और कलेक्टर दर के श्रेणी का श्रमिक का वेतन पा रहे हैं। उन सबों के लिए हम स्थायी कर्मी की मांग करते मध्य प्रदेश में बिना वेतन बढ़ाए। इसी वेतन में अगर सरकार करती, क्योंकि कोविड में बजट में कमर टूटी हुई है सरकार की, हम उसमें सहयोग करने को तैयार। आप कह रहे हैं कि नियमित जब करना होगा तब करना होगा, पहले स्थायीकरण तो करें। जी बिल्कुल, अभी सबसे पहले जॉब सुरक्षा। अब जो बात आया, जो आपका प्रश्न था कि जिनको बहाली की बात है, तो हम सरकार को ये कहना चाहेंगे, जैसे प्रेरक साथी और बहुत सारे लोग हैं जिनको बाहर कर दिया गया, उन्हें आउटसोर्सिंग के माध्यम से वापस विभागों में रखा जाए। यदि कोई मार्ग नहीं है, आयु की सीमा है या और कोई कठिनाई है, तो उन्हें आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभागों में मर्ज किया जाए। और हम सरकार से सिर्फ यही आग्रह करते हैं, ये छत्तीसगढ़िया सरकार है, 5,46,000 छत्तीसगढ़िया ST SC OBC जनरल कास्ट के हम वो कर्मचारी हैं, मैं स्पष्ट कर दूं, जो आज सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है प्रधानमंत्री आवास 16 लाख, सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है शराबबंदी की मांग, गरीबी रेखा से नीचे वाले जो हैं, चीट फंड में जिनका पैसा फंसा है, ये हम उन्हीं परिवार के बहुत बड़ी लॉबी है, मतलब उनके ही संतान है। यदि हम लोगों को सरकार कुछ दे देती है तो मुझे लगता है कि मरहम लगने का काम प्रधानमंत्री आवास के पीड़ित, शराबबंदी के पीड़ित और चीट फंड के पीड़ितों को हमारे माध्यम से सरकार पहुंचा सकती है। चलिए, तो मैं लगातार जो है बता रहा हूँ जो है हाल क्या है। आप बताइए, आप कौन से विभाग में हैं? मैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से। वहाँ पे क्या हाल है? कर्मचारी कार्यरत तो हैं ही, लेकिन संविदा की स्थिति आपको मालूम है कि मार्च में सीआर के समय बहुत परेशानी होती है, तो हमारी तो एक ही मांग है, नियमितीकरण। क्या परेशानी रहती है? सबसे बड़ी परेशानी सीआर का हमेशा लिखने में दिक्कत होती है। आप संविदा में हो, आप सीएल लिए थे, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, तो इन सब के चलते हुए हमें अपना नियमितीकरण चाहिए। 2018 में जब भूपेश सरकार आने वाली थी, उस समय उन्होंने तीसरे नंबर घोषणा पत्र में
स्पष्ट लिखा हुआ था कि जब हम संविदा कर्मचारी को नियमितीकरण दिया जाएगा जब हमारी सरकार आएगी। ऊपर से ये भी कहा गया था 10 दिवस के अंदर। आज 4 साल हो गया है, सबकी मांगे पूरी हो रही है, तो हमारी मांग क्यों नहीं पूरी हो रही है? आप कौन से विभाग से हैं? मैं पीडब्ल्यूडी से हूँ। हमारा मांग स्थायी कर्मी है। 2016 मध्य प्रदेश शासन के तौर पे जो मध्य प्रदेश में हुआ था, हमको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, शून्य बजट पे। अभी क्या हाल है वहाँ पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो काम करने बाकी विभाग के कर्मचारियों से कुछ अलग है? हाँ, बहुत अलग है। हमको श्रमिक दर के कलेक्टर का वो मिलता है तनख्वाह, और संविदा जैसे कि उन लोगों को हमको नियुक्ति प्रमाण पत्र आज तक दिया नहीं गया। हमको कभी भी चाहते भगा देते हैं और बल रख लेते हैं। हमको स्थायी कर्मी की ही मांग है। आप कहाँ से हैं? मैं भी पीडब्ल्यूडी से हूँ। तो साहू जी ख्याल नहीं रख रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं रख रहे हैं। हाँ, कभी आते हैं आप लोगों से मिलने के लिए? ताम्रध्वज साहू जी ने जब बजट चूंकि उनके विभाग का चल रहा है समीक्षा, तो आए होंगे मिलने में? नहीं, कभी मिलने नहीं आया। नहीं। तो आप कितने सालों से वहाँ पे? मैं 12 साल से हूँ सर वहाँ। 12 साल से। असुरक्षित? बिल्कुल असुरक्षित है। हमारी जानकारी विभाग भेजती नहीं है। हम लोग को बोल देते हैं कि तो आप लोग दैनिक अभी विभागों से जब जानकारी मंगाई अभी अनियमित और कोई जानकारी नहीं है। अनियमित और उनकी मांगते हैं संविदा की। हमारे श्रमायुक्त की जानकारी विभाग द्वारा मंगाई जाती ही नहीं है, इसलिए हम लोग को विभाग जानकारी छोड़ देता है। हमारी जानकारी नियमित में भी नहीं जाती। किसी में नहीं आ रहा है। जी। जब बजट आने वाला रहता है तब क्या सोचते हैं? अब कुछ सोचते हैं लेकिन निरंक हो जाता है पूरा। आप कहाँ से हैं? मैं जल संसाधन विभाग से। जल संसाधन से। कैसा है वहाँ पे कर्मचारी? बहुत बुरी हालत है सर। दो कितने साल से हैं आप? मैं लगभग 11-12 साल होने जा रहा। जी। क्या बुरा हाल है? मतलब 2 महीने से सैलरी नहीं आ रही और संगठन वाले सो रहे हैं। बहुत 2 महीने से अभी वेतन ही नहीं? अब तक वेतन नहीं आया है और सो रहे हैं सब संगठन वाले। तो जब जाते हैं आप अधिकारियों के पास जो है वेतन क्यों नहीं आया, तो क्या कहते हैं? अधिकारी कुछ नहीं बोलते, कोई कुछ नहीं बोलता, बजट नहीं है बोलते हैं। मंत्री जी से कभी मुलाकात हुई जल संसाधन? मंत्री जी से हुई है पर वो कोई कुछ नहीं करता। ये जो है देखिए, मैं दिखा रहा हूँ सरकार को कि उनके विभाग के जो है मंत्री जो हैं उनका कामकाज कैसा चल रहा है कर्मचारियों के साथ। दुबे साहब, आप तो रिटायर हो चुके हैं, ख्याल रखिए अपना। अभी तो आपका तो ठीक होगा, आप सब तो ठीक है, पेंशन वो ओपीएस वगैरह सब आ गया है, उसमें कोई समस्या है नहीं? है अभी भी समस्या? नहीं सर, उसमें समस्या नहीं है। और मैं बोलूँगा तो रिटायर कर्मचारी मेरे से नाराज हो जाएंगे। हो जाने दीजिए, बोल दीजिए। मेरा कहने का ऐसा ये है, मैं रिटायर हो गया, मुझको पेंशन दे रही, तो मैं महंगाई भत्ता के लिए क्यों मरे जा रहा हूँ? मैं सीधी बात बोलता, क्योंकि मैं आम आदमी हूँ, है ना भाई। एक गरीब आदमी कुछ नहीं मिलता, तो अब हमारे कुछ पेंशनरों क्या करते हैं, हमको महंगाई भत्ता मिलना चाहिए साहब। अरे साहब, आपको घर बैठे बैठे 50-60 हज़ार दे रही है गवर्नमेंट, तो आपको कुछ वफादारी होनी चाहिए शासन के प्रति। दूसरी बात, जहाँ तक बजट की बात है सर, मैं रजिस्ट्रार रहा हूँ। हम बजट बनाते हैं, पिछले 6 महीने में कितना खर्च हुआ और आने वाले 6 महीने में कितना खर्च होगा। राज्य शासन के पास बजट उसी के आधार पर प्रस्तुत की जाती है। उसमें लिखते हैं कि इसमें हाउस रेंट में इतना खर्च होगा, उसमें महंगाई भत्ता में होगा। उसके बाद भी महंगाई भत्ता देने के लिए हमारे कर्मचारियों को आंदोलन क्यों करना पड़ता है, ये हमको आश्चर्य की बात है। और दूसरी बात ये, जब राज्य शासन को लोगों की आवश्यकता, इसलिए हमने रखा ना, इस गुड़िया को हम क्यों रखें, क्योंकि हमको काम है, तो आप इनको पूरा तनख्वाह दो ना। दूसरी बात, जैसे आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं, अब इनको 6,000 मिलती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। ये बच्चियां किनके लिए काम करती हैं साहब? हमारे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। तो आप बाकी पैसा छत्तीसगढ़ से दो ना। मेरा सिर्फ निवेदन है राज्य शासन से, कोई भी कर्मचारी यदि राज्य शासन का काम करता है उसको कलेक्टर दर मिलना चाहिए। और दूसरी बात सर, हायर एजुकेशन से मैं जुड़ा हूँ। हायर एजुकेशन में लोग, जैसे को उस मैडम ने कहा संविदा मतलब बंधुआ मजदूर, इनका कोई माँ बाप नहीं है। आप इसको 10 महीना रखते हो, घर बिठा देते हो। अभी स्थिति यह है कि हमारे कॉलेज में एक ऐसी मैडम है जिसको अपनी बेटी का ब्याह करना है, वो संविदा में है। उसके घर के लोग बोलते हैं इसकी माँ तो संविदा में है, उसकी बेटी की शादी कैसी होगी? मेरा कहने का सही है, यदि आपको आवश्यकता है तो संविदा प्रथा खत्म कर दीजिए आप। अच्छा, और सर खुले रूप से बोलना चाहूंगा, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, IAS IPS लोगों के लिए चारागाह बन गया है। वो जैसे रिटायर होते हैं उनको संविदा नियुक्ति देते हैं, उनको 1 लाख तनख्वाह देते हैं। आप उनको निकाल दीजिए। मैं छत्तीसगढ़ से 20,000 में, कोई उदाहरण, कोई कर्मचारी जो है रिटायर हुआ उसको वापस संविदा पे रखिए। कर्मचारियों कहाँ रखते हैं साहब? ये तो IAS IPS को रखते हैं, कर्मचारियों कहाँ रखते हैं? तो वही आपको नहीं आया कोई प्रस्ताव, ऑफर? नहीं सर, मैंने कहा कि एक बार मैंने सेवा दे दिया है। अब चूंकि राज्य शासन ने इतने दिन तक 39 साल मुझको की है, तो अब मैं जनता के लिए कुछ करूं, इसलिए इन कर्मचारियों। ठीक है, आप तो उच्च शिक्षा में रहे हैं, आप चाय पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठंडी हो जाएगी नहीं तो। आप कौन से विभाग में? मैं शिक्षा विभाग से हूँ।
बढ़िया है हाल? अगर तृतीय वर्ष शासकीय कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। जैसे कि आपने शिक्षा विभाग का पूछा है, तो शिक्षा विभाग में जो अभी स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम से हमारी छत्तीसगढ़ शासन करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, मैं चाहता हूं कि सामान्यतः प्रदेश के सभी, चाहे सभी प्राथमिक विद्यालय हो, पूर्व माध्यमिक विद्यालय हो और हाई और हायर स्कूल हो, उसको उसी तरह की सुविधाएं दें ताकि शिक्षा का स्तर उसको उठ सके। अभी वैसी सुविधा नहीं है, वो तो स्वाभाविक है। नहीं, सुविधा तो अपने जो इन लोगों ने विभिन्न योजनाओं से बनाया जाता है कि आप शाला समिति का गठन करके और निजी स्तर पे ही कुछ व्यवस्था करें और शासन नाम मात्र को कुछ हजार रुपए प्रत्येक स्कूल को दे देता है। जैसे शाला अनुदान के नाम से 10,000 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए में कोई मेंटेनेंस नहीं होता, चूंकि करोड़ों रुपए आत्मानंद स्कूल में खर्चा किया जा रहा है और वो भी निजी की निजी है, शासन की नहीं है, जिसमें शासन में जो कार्यरत कर्मचारी है उसका ना वहाँ ट्रांसफर हो सकता है, ना वहाँ के कर्मचारी का शासन के स्कूल में ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो प्रतिनियुक्ति पे जा रहे हैं। प्रतिनियुक्ति शब्द क्यों लिए आपने? जब शासन की स्कूल है तो आप प्रतिनियुक्ति क्यों लिए? ट्रांसफर करिए। यस, और शासन के स्कूलों में सभी योग्य शिक्षक हैं, चाहे तो आप उनका लाभ लेके आत्मानंद स्कूल को गवर्नमेंट करके बच्चों को यहाँ के आप पढ़ाई का स्तर और ऊंचा कर सकते हैं, लेकिन एक दीवार खड़ी कर दी गई है। क्या हाल है मैम, खुश हैं? जी हाँ, विभाग में सब कुछ अच्छा है? जी ठीक चल कोई रहा सुझाव है बजट को लेकर सरकार को? है। बस हमारी महंगाई भत्ता का जो मांग है उसको पूरा किया जाए। पूरा किया जाए। बाकी स्कूलों में कामकाज ठीक चल रहा है? हाँ ठीक है, ठीक हाँ? ठीक है ठीक सर। है। अभी तक जो बजट रहा है भूपेश सरकार का पिछले 4 साल में, कैसा रहा है? अच्छा रहा है। हमारी मांगे शिक्षकों की पूरी होनी चाहिए। संघ द्वारा रखा गया है हमारी मांगे को, उसको जल्द से जल्द पूरा करने का कष्ट करना चाहिए। भूपेश, सबसे पहली मांग क्या चाहते हैं पूरा होनी चाहिए? महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता? हाँ, बहुत है महंगाई, आज ही सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। हाँ? असर होता है क्या उसका? 1150 रुपए सिलेंडर का रेट हो गया। अभी 74 पे पहुंच गया। हाँ बताइए फिर। 24 से 74 हो गया है। ठीक है, चलिए। सबसे ज्यादा परेशान इन दिनों जो है आंगनबाड़ी, उनको हमेशा लगता है कि हमारा ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ऐसा है, हर बार जो है आंदोलन, मतलब मैं तो पिछले 15 सालों से आंदोलनों को कवर कर रहा हूँ, तो आप लोग हमेशा नजर आती हैं सड़क पे। अब तो आंदोलन करने के लिए बहुत दूर भी जाना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है जहाँ पे लोग सुनते नहीं। जी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और खास तौर पर राजधानी में तो परमिशन भी नहीं है, तो बिल्कुल सुनना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल सुनना नहीं चाहते और हमारा प्रदर्शन दिखाना भी नहीं चाहते। आज पूरे प्रदेश भर में आज 38वां दिन है हम लोगों के आंदोलन का, और हर जिले में परमिशन है और जबरदस्त तरीके से आंदोलन चल रहा है। मात्र रायपुर के राजधानी में हम लोग को परमिशन नहीं, जिसके कारण बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपने परियोजनाओं में, सेक्टरों में बैठ के बहनें फिर भी आंदोलन कर रही है। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सामने जो परेशानी है वो क्या है? एक तो जो है बजट का तो है ही है कि मतलब आप लोगों का वेतन मानदेय जो है वो कम है, इसके अलावा सर देखिए, इतनी महंगाई बढ़ी, आज ही आप बता रहे हो, हम भी देखिए कि सिलेंडर के भाव बढ़ गए। इसी समझ लीजिए महंगाई कितनी है। पिछले 50 दिन के हड़ताल में मंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा कि मेरी सत्ता आती है तो मैं आपको कलेक्टर दर देंगे करके, लेकिन अभी 4 साल निकल चुके हैं, ये अभी उनका समापन हो जाएगा, दूसरी सरकार आएगी, फिर भी उन्होंने हमारी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया बिल्कुल। उम्मीद अभी ये तो चुनावी वर्ष है सर, उम्मीद तो अभी बजट है, अभी बजट में उम्मीद तो रखे हैं, देखिए आगे क्या होता है। क्या कहना चाहेंगे भूपेश बघेल जी से? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार हम 1.5 लाख बहनों की तरफ से विनती है कि जो अपना वादा जो किए थे, हमारे मंच में आए थे, हम 50 दिन की जो हड़ताल में बैठे थे उसमें आके आप खुद ही आए थे, आपके पिताजी आए थे, आपके मामा जी आए थे, और अन्य पूरे जितने कांग्रेस के थे, पूरे प्रतिनिधि से, विधायक से लेके जो अभी नए बनने वाले थे, सभी लोग आए थे और हमसे बिल्कुल कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार आती है तो आपको बिल्कुल कलेक्टर दिया जाएगा। जो वादा किया था हम लोग उसी उम्मीद में बैठे हैं कि जल्दी से, आज से बजट चालू है, आज ही हमारी वादा निभा दे तो आज ही हमारी हड़ताल बिल्कुल उठ सकती है। बहुत इंतजार करिए। 6 मार्च को क्या आने वाला है आंगनबाड़ियों के लिए? आप कहाँ पे, कौन से विभाग? जी, मैं शिक्षा विभाग से हूँ। शिक्षा विभाग में। टेकाम साहब का कामकाज अच्छा है? हाँ ठीक है। ऐसे कर्मचारी हित के लिए जो अभी ओल्ड OPS किया है भूपेश सरकार ने, वो बहुत स्वागत योग्य कदम है।
लेकिन उसमें भी पेच फंसा हुआ है। पेच फंसा हुआ है, जैसे कि 2018 से नियमित किया गया है। और जो कर्मचारी 10 साल सेवा ना हो के रिटायरमेंट, तो उसको वो फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो एक ये पेच है, उसमें कुछ सुधार करना चाहिए। दूसरा एक चीज़ और देखा हो, एक बहुत बड़ी समस्या भी जो पूर्व में जो शिक्षाकर्मी थे जिसको दिवंगत हो गए, उसकी जो विधवा यहाँ हड़ताल कर रहे हैं। एक मानवता पर शर्मसार करने वाली घटना कि ये सिर मुंडन किए। कम से कम उसको मानवता के जिससे सरकार को सोचना चाहिए कि इसको अनुकंपा नियुक्ति कम से कम होना चाहिए। आपका क्या सुझाव है, शिक्षा विभाग में क्या ऐसा किया जाए जिससे स्कूल शिक्षा को लेकर के गौरव की अनुभूति हो छत्तीसगढ़ को और बाहर के लोगों को? जैसे हमेशा दिल्ली मॉडल की चर्चा होती है। अभी जैसे आत्मानंद में उस दिल्ली मॉडल वाला वो लागू हो रहा है, तो चल रहा है। लेकिन अन्य जो स्कूल है उसमें पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य कार्य ज़्यादा हो रहा है। शिक्षकों पे बोझ, हाँ, बोझ तो है ही, लेकिन अन्य कार्य ज़्यादा हो रहा है। पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य काम बहुत ज़्यादा है, तो उसमें कम होना चाहिए। आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं? शिक्षा विभाग से हूँ मैं। अच्छा जी। आपका अनुभव कैसा रहा है? शिक्षा विभाग के स्तर जो है जैसा होना चाहिए वैसा भी नहीं है, क्योंकि अन्य गतिविधियों में शिक्षकों को ड्यूटी लगा दिया जाता है। पढ़ने के लिए जो पर्याप्त जो समय हमको देना चाहिए बच्चों के लिए हम नहीं दे पाते, और अन्य गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हैं। शासन से तो ऐसे भी अनुरोध है कि हम तो कर्मचारी हैं, हमारे हित के लिए भी बहुत कुछ काम करना चाहिए। 4 साल हो गया। बजट में क्या चाहते हैं? शासन जो है 4 साल हो गया शासन को, केवल यानी किसानों के हित के लिए वो सर्वोपरि काम कर रहे हैं बस, लेकिन बाकी अन्य वर्ग के लिए क्या कर रहे हैं? एक जरूर है कि शासकीय कर्मचारियों का जो पुराना पेंशन मान चालू किया है उसके लिए स्वागत है, लेकिन साथ साथ हमारा बहुत पुराना कई ऐसे मांग है जो 4 स्तरीय कर्मोत्तरी वेतनमान। अभी क्या चाहते हैं? अभी बजट में क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं 4 स्तरीय कर्मोत्तरी वेतनमान हमको दिया जाए। दूसरा जो है 7वां वेतनमान जो है आज 16 से चालू है, लेकिन आज तक के हमको HRA जो है 7वें वेतन के आधार पर मिला नहीं है, जबकि वो भी हमको मिलना चाहिए। एक वेतन विसंगति का मसला भी है सहायक शिक्षकों का। हाँ, वो भी विसंगति जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको दूर करना चाहिए। आप कौन से विभाग से हैं? शिक्षा विभाग। आप भी शिक्षा विभाग से हैं। ज़्यादातर सब शिक्षा विभाग। अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग का हाल पहले से बेहतर हुआ है? बेहतर, लेकिन आत्मानंद स्कूल खोल के शिक्षा विभाग को 2 भागों में या शिक्षकों को 2 भागों में बांट दिया गया है। 2 विभागों में बांट दिया गया है। क्यों बांट दिया गया? मतलब उससे शिक्षक अलग अलग जो है, शिक्षा विभाग में एक शिक्षक जो है शासकीय स्कूल में, एक आत्मानंद में है, तो उनका स्तर या बच्चों का स्तर या जो भी है उनको एक प्रकार। तो इसमें क्या करना चाहिए, क्या बेहतर करना चाहिए? बजट में क्या चाहते हैं? बजट में हमारा जो है प्रमुख मांग है 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा दिया जाए। अच्छा, चलिए, ये प्रमुख मांग ये है, क्योंकि आजकल गृह भाड़ा जो है, मकान भाड़ा 2500-2000 रुपया मिलता है कर्मचारियों को। अच्छा, कितना मिलना चाहिए? तो न्यूनतम के हिसाब से कितना है किराया? कम से कम मकान किराया रायपुर राजधानी में आप लेंगे तो 5000 से नीचे नहीं है, 10,000 के आसपास है। आप बताइए क्या हाल है? आप कौन से विभाग से हैं? मैं शिक्षा विभाग से हूँ। हाल बेहाल है हमारे कर्मचारियों का। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार का 5वां बजट है। 4था बजट तक तो कर्मचारी हित में कोई काम नहीं हुआ, तो हम उम्मीद करते हैं कर्मचारी हित में भूपेश सरकार कुछ बजट। मतलब काम क्यों नहीं हुआ? काम तो किए सरकार ने, जो है 4 साल कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला है, लेकिन कर्मचारी के जो मांग थी उस मांग के अनुरूप हमें नहीं मिला है। जैसे हमारे भूपेश सरकार ने कहा था कि हम आएंगे, आते ही हम अनियमित कर्मचारी को ये कर देंगे, आंगनबाड़ी को ये कर देंगे। कर्मचारियों का जो डीए है, डीए दे तिथि से जो देना था, ये सरकार आने के बाद दे तिथि तो भूल गई। कई महीनों का, कई सालों का डीए का जो एरियस है वो सरकार भी खा गई। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि आने वाला बजट में हमारे जो अनियमित कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारी हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था रखे बजट में, और जितने आपने घोषणा पत्र में या आश्वासन दिए हमारे कर्मचारियों को, उस बजट के हिसाब से आप इनको पूरा करें। चलिए, तो बजट को लेकर ढेर सारे जो है सुझाव है, और सरकार को तय करना है कि
कर्मचारियों की मांगों को वो कितना हद तक जो है पूरा कर पा रही है। एक आखिरी कमेंट में ले रहा हूँ, क्या कहेंगे भूपेश सरकार के इस कार्यकाल पर? खुश होने लायक स्थिति है? निश्चित रूप से कर्मचारी दृष्टिकोण से देखा जाए तो 50-50 हम कह सकते हैं, और 50 हमें चाहते हैं कि इस अंतिम बजट में सरकार उसको पूरा करे। हमारे तमाम संवर्गों की नज़रें इस बजट सत्र पर है, चाहे हमारे तमाम प्रकार के हमारे दैनिक वेतनभोगी की बात हो, संविदा की बात हो, चाहे हमारे अलग अलग राज्य सरकार के कर्मचारियों की बात हो। सब लोग एक आशा भरी निगरानी से देख रहे हैं कि सरकार के अंतिम बजट है, और सरकार ने जो अपने घोषणा पत्र में जो एक व्यवस्था बनाई थी, सबका आपने देखा होंगे यही कहना है कि वादा सरकार ने किया तो उसको उनको पूरा करना चाहिए। ये इन लोगों को ये अपेक्षा है कि सरकार इसको पूरा करे। अंतिम बजट है, मैं अंतिम यही कहूंगा, सरकार को इस बजट में उन तमाम चीज़ों को पूरा करने की आवश्यकता है। तो जो वादा किया है उसे निभाना पड़ेगा। हाँ, मैं अंत में बस यही सरकार से अपेक्षा करता हूं कि यदि सरकार, हमको पता है कि जो 5,40,000 अनियमित कर्मचारी है उसमें बंधन है, 26% से ज़्यादा लोगों को एक बार में नहीं ले सकती। तो सरकार को एक मात्र सुझाव है कि हर श्रेणी में अंशकालीन जॉब दर, मानदेय, दैनिक वेतनभोगी, श्रमिक दर के श्रमिक, कलेक्टर दर के श्रमिक, संविदा, आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट, ठेका, यदि सरकार को बजट की समस्या है तो 10 वर्ष का बंधन सब में लागू करके एक शुभ शुरुआत जरूर करे, और दे तो सभी के घर में खुशियां दे इस होली में, नहीं तो किसी के यहाँ मत दे। और मैं तो चाहता हूं कि छत्तीसगढ़िया सरकार, मोर छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री, मोर मुख्यमंत्री, हम सब के मुख्यमंत्री, पूरा छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता के मुख्यमंत्री है, ऐसे कोई बजट में हमर बर खुशी लेके आए जिसमें हम दिन मान होली खेलन 8 तारीख के और शाम को दिवाली मनाएं। चलिए, तो हम सब भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो भूपेश सरकार के लिए कहा जाता है कि भूपेश है तो भरोसा है, तो इस चुनावी वर्ष के अंतिम बजट में कर्मचारियों के हित में वो फैसले हो जिससे कि ये भरोसा और मजबूत हो सके, और जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं इसी टैगलाइन के साथ अपनी बातचीत को खत्म कर रहा हूँ कि का हाल है में मैं सबका हाल आने वाले दिनों में अच्छा ही दिखाता रहूँ, कोई ये सवाल न करे कि हाल अच्छा नहीं है। आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।